गुड मॉर्निंग जी। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था? SN1 रिएक्शन देखा था और SN2 रिएक्शन देखा था। ठीक है, SN1 रिएक्शन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यहाँ पे जो 1 होता है, 1 स्टैंड फॉर यूनिमोलिकुलर। तो N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है वो सिंगल स्टेप में होती है। हमने सारा कुछ देखा था, ये आपकी सिंगल स्टेप में होती है। ठीक है, तो ये कितने स्टेप होती है? 2 स्टेप रिएक्शन है ये, 2 स्टेप रिएक्शन है ये। पहला पॉइंट ये डिफरेंस था। और क्या देखा था आप लोगों ने यहाँ पे? इधर जो रेट लॉ था, जो इधर रेट ऑफ रिएक्शन आया था, सेकेंड ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन आया था, सेकेंड ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन आया था। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर आया था, फर्स्ट ऑर्डर आया था, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है जी। और क्या डिफरेंस आपने देखा था? यहाँ पे रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर था? 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव था, सॉरी 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव था, फिर 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव था, फिर 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव था। SN1 के अंदर क्या देखा था आप लोगों ने? 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव था, 2 डिग्री कम रिएक्टिव था, 1 डिग्री और कम रिएक्टिव था। SN2 के अंदर ट्रांजिशन स्टेट बना था, SN2 के अंदर ट्रांजिशन स्टेट बना था, SN2 के अंदर ट्रांजिशन स्टेट बना था। और यहाँ पे जो बना था इंटरमीडिएट बना था, और वो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन था, इंटरमीडिएट यहाँ पे जो इंटरमीडिएट था वो कार्बोकैटायन था। और क्या डिफरेंस आप लोगों ने देखा था? SN2 आपका बायोमोलिकुलर रिएक्शन था, मतलब 2 रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे थे, बायोमोलिकुलर रिएक्शन था। ठीक है, और SN1 आपका यूनिमोलिकुलर रिएक्शन था। और कुछ देखा था हम लोगों ने? हाँ देखा था। ठीक है, SN2 के अंदर हमने देखा था वॉल्टन इन्वर्जन होता है, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन और प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट थी। बिल्कुल जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा था बिल्कुल उल्टा बनकर आ रहा था। और SN1 के अंदर आपका 50% रिटेंशन होता है, 50% इन्वर्जन होता है। तो यहां लिख लेते हैं, SN1 के अंदर 50% इन्वर्जन प्लस 50% रिटेंशन, रिटेंशन एंड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और SN2 के अंदर हमने सिर्फ इन्वर्जन देखा था। मैंने आपको बताया भी था कि इधर भी रिटेंशन होता है, बट रिटेंशन का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। मैंने इधर बताई थी ये बात। ठीक है, और कुछ पॉइंट रह गया हो? चलो देखो, अब आगे देखो। मैंने आपको क्या बताया था कि SN1 के अंदर जो 2 स्टेप रिएक्शन होती है, जिसके अंदर पहला स्टेप आपका स्लो होता था, पहले स्टेप के अंदर आपके कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन थी, दूसरे स्टेप के अंदर क्या था? न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पर अटैक करता था, और स्टेप 2 आपका फास्ट था। तो बात करते हैं कार्बोकैटायन की। ये तो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया था कल बहुत अच्छे से। तो इट डजंट मीन कि हमारे पास इनके अलावा और कोई कार्बोकैटायन ना हो, और भी कार्बोकैटायन है। देखो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। ये कौन से टाइप का हैलाइड है? फिलहाल तो ये क्या बोलूंगा मैं इसे, कौन से टाइप का हैलाइड है? पढ़ा था हमने, क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ा था। अलाइलिक हैलाइड नहीं है ये? अलाइलिक हैलाइड है ना। अब आप क्या करो, इसमें से Cl- बाहर निकाल दो। जब आप Cl- बाहर निकालोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पॉजिटिव आ जाएगा। इतना क्लियर है? तो अलाइलिक हैलाइड से आपका अलाइलिक कार्बोकैटायन बनकर आ गया। अगर मैं इसकी स्टेबलाइजेशन के बारे में बात करूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पॉजिटिव। ठीक है ना, ये पाई बॉन्ड आपका यहां चला गया, सही है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा आपका। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ऐसे डिनोट करते हैं। अब आपका प्लस साइन कहां पर आ जाएगा? यहां आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना। दोबारा देखो, अगर मैं इस पाई बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट कर दूं तो प्लस साइन यहां आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो कार्बोकैटायन है, अलाइलिक कार्बोकैटायन है, आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है।
रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो ये भी SN1 रिएक्शन देगा, ठीक है ना। और देखो आप जरा एक और एग्जांपल देखो, CH2Cl, क्या इसका नाम क्या है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, कल परसों भी बताया था, बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। अगर मैं इससे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो CH2 पॉजिटिव, ये लो जी बन गया कार्बोकेटाइन। अब इसकी स्टेबलाइजेशन के बारे में बात करूं तो ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, यहां आ गया आपका पॉजिटिव, ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका हो गया। फिर दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये पाई बॉन्ड अब यहां चला जाएगा, पॉजिटिव साइन यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, बाकी सारा एज इट इज। फिर ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा, ठीक है जी। और लास्ट स्टेप क्या होगा आपका, ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा और कार्बोकेटाइन आई मीन प्लस साइन जहां से स्टार्ट हुआ था वापस वहीं आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये वाला कार्बोकेटाइन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ऊपर वाला कार्बोकेटाइन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, नीचे वाला कार्बोकेटाइन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यानी कि दोनों के दोनों SN1 रिएक्शन देंगे, ठीक है। इनकी स्टेबिलिटी आपकी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा है, ये भी ध्यान रखना। इन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इन दोनों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से ज्यादा है, और ये दोनों भी आपके SN1 रिएक्शन देंगे, ठीक है ना। उतारो पहले फटाफट से। अब लिखो उसके अंदर ड्यू टू ग्रेटर, इनके बाद लिखना है, ठीक है। ये तो आपका लास्ट क्लास का रिवीजन हो गया, ये दोनों पॉइंट आपके लास्ट क्लास के रिवीजन हो गए, बेसिकली यहां से क्लास स्टार्ट हुई है। तो इसमें आप लिखो ड्यू टू ग्रेटर स्टेबलाइजेशन ऑफ अलाइल एंड बेंजाइल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट्स, ड्यू टू ग्रेटर स्टेबलाइजेशन ऑफ अलाइल एंड बेंजाइल कार्बोकेटाइन intermediates by resonance, due to greater stabilization of allyl and benzyl carbocation intermediates by resonance, both primary allylic and primary benzylic, both primary allylic and both primary benzylic show higher reactivity in SN1 reactions, other than simple primary halides, ठीक है जी। दोबारा सुन लो फटाफट से। हमने डिफरेंस सबसे पहले डिस्कस करा SN1 और SN2 के बीच में। SN1 आपकी 2 स्टेप रिएक्शन है, SN2 आपके सिंगल स्टेप रिएक्शन है। SN1 आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रेट ऑफ रिएक्शन होती है, SN2 के अंदर जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है वो सेकेंड ऑर्डर का होता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मैंने आपको समझाया था, अगर आप लोग रेट लॉ लिखो, यहाँ छोटा छोटा लिख रहा हूँ, रेट लॉ, R इज द रेट ऑफ रिएक्शन, K इज द रेट कॉन्स्टेंट, यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 1 होती है और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन 1 होती है, तो इन दोनों को ऐड करोगे सेकंड ऑर्डर आ जाएगा। वहां पे जबकि क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, R इज इक्वल टू K सबस्ट्रेट की पावर 1,
ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में आप जब लिख देते हो सबस्ट्रेट को तो मतलब कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हो आप। तो इधर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, जो रेट ऑफ रिएक्शन थी मतलब जो रिएक्टिविटी थी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की ज्यादा थी, 2 डिग्री कम, 1 डिग्री की और कम। SN2 के अंदर ये चीज उल्टी हो गई थी, ठीक है ना। और देखो आप इधर जो ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन जो बनकर आ रहा था वो इंटरमीडिएट था, ठीक है, और वो इंटरमीडिएट कौन था, कार्बोकेटाइन था। इधर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन जो बनकर आ रहा था वो ट्रांजिशन स्टेट था, और मैंने आपको बताया भी था ट्रांजिशन स्टेट के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हो रहा था, और कार्बाइड की हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए sp3d हो गई थी, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या बताया मैंने, ये वाला यूनिमोलिकुलर है, ये वाला आपका बायमोलिकुलर है। इधर कंप्लीट इन्वर्जन होता है, वैसे 100% तो इन्वर्जन नहीं होगा, 99% तक तो चला जाता है इन्वर्जन। थोड़ा सा रिटेंशन भी यहाँ पे बनता है, और रिटेंशन कम क्यों बनता है वो भी हमने डिस्कस करा था। और इधर क्या है 50% इन्वर्जन बनता है, 50% रिटेंशन बनता है। उसके बाद मैंने आपके सामने अलाइल और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन रखा, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करी, और एक पॉइंट और ऐड करा दिया कि अगर आप इन दोनों कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी को समझने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन तो इन दोनों कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी 1 डिग्री से ज़्यादा होती है, ठीक है। वो पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सुनो आप, अगर आप जैसे कि SN2 रिएक्शन के बारे में बात करो, SN2 रिएक्शन के अंदर अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी के बारे में बात करो, तो आप लोगों ने क्या देखा था कि जैसे सिंपलेस्ट अल्काइल हैलाइड तो आपका CH3X है, ठीक है, और रिएक्टिविटी कैसे कैसे ज्यादा थी, 1 डिग्री की ज्यादा थी, इधर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड की ज्यादा थी, इधर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की ज्यादा थी, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप SN1 रिएक्शन के बारे में बात करो तो SN1 के अंदर क्या देखा था आपने, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी ज्यादा थी, अल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूं सॉरी, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा थी, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम थी, 3 डिग्री की ज्यादा, 2 डिग्री कम, 1 डिग्री की और कम, और सबसे सिंपलेस्ट अल्काइल हैलाइड इज CH3X, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा समझ में आ रहा है कि अगर मेरे आगे 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड आ जाए तो आंख बंद करके SN1 करा देनी है। अगर मेरे आगे 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड आ जाए तो आंख बंद करके SN2 करा देनी है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है। आप देखो 1 डिग्री यहाँ पे क्या है, सबसे हाई रिएक्टिविटी दिखा रहा है टुवर्ड्स द SN2 रिएक्शन, यहाँ पे 1 डिग्री सबसे लो रिएक्टिविटी दिखा रहा है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो क्लियर सा है कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर आपको कहीं पे नजर आता है आंख बंद करके SN2 करा देनी है। अब इधर देखो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 के अंदर बड़ी कम रिएक्टिविटी दिखा रहा है, और यही 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 के अंदर बड़ी हाई रिएक्टिविटी दिखा रहा है। यानी कि कहीं 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड आ जाए आंख बंद करके आपने SN1 करा देनी है, SN2 छोड़ दो। प्रॉब्लम तो यहां है कि 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड आ जाए तो क्या करेंगे। देखो 2 डिग्री की अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द न्यूक्लियोफाइल। तो ये 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड आपका SN2 भी दे सकता है, SN1 भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट। लिख लो आप इसके अंदर, लिख लो मिथाइल एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, मिथाइल एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, मिथाइल एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स undergo substitution by SN2 mechanism, undergo substitution by SN2 mechanism, undergo substitution by SN2 mechanism, whereas tertiary alkyl halides, whereas tertiary alkyl halides undergo substitution, whereas tertiary alkyl halides undergo, whereas tertiary alkyl halides undergo substitution by SN1 mechanism। ठीक है जी। तो 3 डिग्री मेरे को बढ़िया समझ में आ गया, 1 डिग्री मेरे को बढ़िया समझ में आ गया। कहानी तो 2 डिग्री वाले मतलब इनके बीच में, इन दोनों के बीच में जो आ रहा है ना कहानी, वहां अटकती है हमारी। ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अलाइलिक कार्बोकेटाइन भी डिस्कस करा है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन भी डिस्कस करा है। ये दोनों के दोनों इन दोनों के बीच में ही आ रहे थे। देखो अभी एक लाइन लिखवाई है कि प्राइमरी अलाइलिक हलाइड और बेंजाइलिक
हलाइड, प्राइमरी बेंजाइलिक हलाइड, दोनों की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन ज्यादा होती है, बट किससे? प्राइमरी अल्काइल हलाइड से। तो बीच में ही आ गया ना 1 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में। तो इनकी क्या कहानी है? इनकी कहानी ये है कि ये SN1 से भी शो कर सकता है रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म को यूज करते भी शो कर सकता है रिएक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट। तो इसमें आप लिख लो सेकेंडरी कॉमा प्राइमरी अलाइलिक, सेकेंडरी कॉमा प्राइमरी अलाइलिक एंड प्राइमरी बेंजाइलिक, सेकेंडरी कॉमा प्राइमरी अलाइलिक एंड प्राइमरी बेंजाइलिक हलाइड्स may react predominantly either by SN1, may react predominantly either by SN1 or SN2 mechanism, either by SN1 or SN2 mechanism or by both the mechanisms, without much preference, either by SN1 or SN2 mechanism or by both the mechanisms without much preference, depending upon the nature of the nucleophile and the solvent, depending upon the nature of the nucleophile and the solvent. ठीक है जी, चलो आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। CH3Cl, आपने इन चारों को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म या SN2 रिएक्शन बोल सकते हो। अरेंज दीज कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of reactivity towards SN2 mechanism। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन है, इसको आप A बोल दो, इसको आप B बोल दो, इसको आप C बोल दो और इसको आप D बोल दो। छोटे से बड़ा अरेंज करना है और इसमें भी आपने खास ख्याल रखना है सिंबल्स वगैरह का, मतलब साइन, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन आप कैसे यूज करोगे। तो चलो बता दो फटाफट से, पहले आप इसको क्लासिफाई कर लो। चलो मैं हिंट नहीं दे रहा आपको, 5-6 सेकंड रुकता हूँ, आंसर बताओ। क्वेश्चन आपके सामने है, अरेंज दीज कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। तो देखो ये है आपका 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड। अगर आप ध्यान से देखो, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन से आप देखो 3 एल्काइल 3 मिथाइल लगे हुए हैं। ठीक है ना, मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, सिंपलेस्ट अल्काइल हैलाइड है। तो SN2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, और हाँ आपने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सबसे पहले उस कंपाउंड को रखना है जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी कम है? 3 डिग्री वाले की। तो CH3Cl। एरो कैसे रखो? ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे, ये ध्यान रखना है। इस पे आपके नंबर कट जाएंगे अगर आपने गलत कर दिया तो। सिर्फ इसी के अंदर ही इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़ा, तो छोटे वाले को पहले रखो और एरो आपका ऐसे जाना चाहिए, इधर बढ़ना चाहिए ना। उसके बाद आपका 3 डिग्री के बाद कौन सा है? कहाँ गया? 2 डिग्री CH3। ये ध्यान रखना पेपर के अंदर, वरना आपके कट आ जाएंगे मार्क्स, मतलब मिलेंगे ही नहीं, कटेंगे क्या, मिलेंगे ही नहीं। 2 डिग्री आ गया, उसके बाद आपका है 1 डिग्री, और लास्ट है आपका CH3C। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, आंसर मार्क कर दिया। चलो
डालो हेडिंग, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। some basic concepts about optical आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, इसमें हम सबसे पहले हेडिंग डालो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन, आई थिंक आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ लिया है, ये पढ़ा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो सबसे पहले तो हम मोनोक्रोमैटिक लाइट के बारे में समझते हैं। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, चलो विबग्योर के बारे में बात करते हैं। ये जो सनलाइट, वाइट लाइट आपकी होती है, उसमें 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कलर वाइज बात करो विबग्योर, और उस विबग्योर के अंदर ही बड़ी सारी वेवलेंथ होती है। तो जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसके अंदर एक वेवलेंथ नहीं होती, उसके अंदर मल्टीपल वेवलेंथ्स की लाइट होती है, मल्टीपल वेवलेंथ्स की रेडिएशंस होती है। आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ऐसा ही कुछ पढ़ा था। तो कितनी सारी आपको एक वेवलेंथ की रेंज मिल गई थी, मतलब इनको हम अरेंज करें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला था। और उसके अंदर सिर्फ एक ही वेवलेंथ तो नहीं थी, मल्टीपल वेवलेंथ थी। अगर आप विजिबल लाइट की बात करो, अगर आप विजिबल लाइट के बारे में भी बात करो, तो विजिबल लाइट भी बेसिकली, विजिबल लाइट, अगर आप विजिबल लाइट के बारे में बात करो तो विजिबल लाइट भी बेसिकली 400 से 700 नैनोमीटर होता है ऑन अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम बात करें तो 400, 401, 402, 403, 450 बन गई ना बड़ी सारी वेवलेंथ। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसके अंदर बड़ी सारी वेवलेंथ होती है। अगर आप ऐसी लाइट पिक करो जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेवलेंथ होती है, उसे हम बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट, जिसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ ही लाइट होती है और कोई वेवलेंथ नहीं होगी। तो या तो आप मोनोक्रोमैटिक लाइट को कन्वर्ट करो, आप आई मीन प्रोड्यूस करो व्हाइट लाइट से। कैसे? या तो उसको आप प्रिज्म से पास कर दो या ग्रेटिंग से पास कर दो। ठीक है, तो आपकी जो ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट है वो मोनोक्रोमैटिक लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। और नहीं तो आप एक ऐसा ही सोर्स ले लो जो मोनोक्रोमैटिक लाइट प्रोड्यूस करता हो, जैसे कि सोडियम का लैंप। सोडियम की लैंप आपका येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है एक ही वेवलेंथ की। ठीक है, तो इसमें आप पहले थोड़ा सा लिखो, ordinary light consists of electromagnetic waves. Ordinary light consists of electromagnetic waves of different wavelengths. ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया। ऑर्डिनरी लाइट जो होती है उसमें कई सारी वेव्स होती है डिफरेंट वेवलेंथ्स की। ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। नेक्स्ट लाइन से लिखो, मोनोक्रोमैटिक लाइट, नेक्स्ट लाइन से, मोनोक्रोमैटिक लाइट कंसिस्ट ऑफ, मोनोक्रोमैटिक लाइट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वेवलेंथ। ठीक है ना, ऑर्डिनरी लाइट के अंदर आपकी जो ऑर्डिनरी लाइट होती है आपकी, बेसिकली ऑर्डिनरी लाइट जो होती है उसमें मल्टीपल वेवलेंथ्स होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा वेवलेंथ्स होते हैं, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी। और जो मोनोक्रोमैटिक लाइट होता है, जो मोनोक्रोमैटिक लाइट होता है उसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ होता है। ठीक है, सिंगल वेवलेंथ। तो ऐसी रेडिएशन जिसकी एक ही वेवलेंथ होती है, जिसमें एक ही वेवलेंथ होती है, उन्हें हम बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस लिखवा दिया मैंने। ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, मोनोक्रोमैटिक लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स ऑफ ओनली वन वेवलेंथ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया, आप व्हाइट लाइट को कन्वर्ट कर सकते हो मोनोक्रोमैटिक लाइट्स में। कैसे? या तो आप उसको प्रिज्म से पास कर दो, ठीक है, या आप सोर्स ही ऐसा ले लो जो आपकी मोनोक्रोमैटिक लाइट प्रोड्यूस करता है। तो लिखो उसके लिए भी आप, मोनोक्रोमैटिक लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड, मोनोक्रोमैटिक लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड ईदर बाय पासिंग द ऑर्डिनरी, मोनोक्रोमैटिक लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड either by passing the ordinary white light through a prism. Monochromatic wave can be obtained either by passing, monochromatic wave can be obtained either by passing the ordinary white light through a prism
और ग्रेटिंग or by using a source which gives light of only one wavelength. ठीक है ना. एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया सोडियम लैम्प के बारे में, तो लिखो फॉर एग्जाम्पल, आई रिपीट, मोनोक्रोमेटिक लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड ईदर बाय पासिंग द ऑर्डिनरी वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म और ग्रेटिंग और बाय यूजिंग अ सोर्स विच गिव्स लाइट ऑफ ओनली वन वेवलेंथ. नेक्स्ट लाइन से लिखो फॉर एग्जाम्पल, सोडियम लैम्प emits yellow light. Sodium lamp emits yellow light of about 589.3 नैनोमीटर वेवलेंथ. ठीक है, मैंने आपको बता दिया. और देखो वेवलेंथ भी दी है, मतलब आपको सोडियम लैंप आप देखोगे ना तो प्रॉपर येलो कलर निकलता है वहां से, बट उसके अंदर एक ही वेवलेंथ होगी. और जो आपकी ये वाइट लाइट होती है, बाहर की जो सनलाइट होती है, उसमें बड़ी सारी वेवलेंथ होती है, तो उसमें से आपने एक वेवलेंथ निकाली. अब सुनो आप, अब चाहे आपकी ऑर्डिनरी लाइट हो, मतलब ऑर्डिनरी वाइट लाइट हो, या आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, फॉर एग्जांपल सोडियम लैंप से येलो लाइट, तो इनके जो ऑसिलेशंस होते हैं ना, इनकी जो वेव्स होती है ना, डिफरेंट प्लेन्स में एग्जिस्ट करती है. अगर आप उन वेव्स को, उन ऑसिलेशन को सिर्फ एक ही प्लेन में कन्वर्ट कर दो, एक ही प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दो, ठीक है, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे. मतलब सब जो एक ऑर्डिनरी वाइट लाइट होती है या मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, उसकी जो ऑसिलेशंस होती है, उनकी जो वेव्स होती है, डिफरेंट प्लेन्स में होती है. उनकी जो वाइब्रेशंस होती है, डिफरेंट प्लेन्स में होती है. आप वाइब्रेशंस को कन्वर्ट कर दो किस में, एक ही प्लेन में. मान लो ये वाला प्लेन ले लो, अब सारी वाइब्रेशन सिर्फ इसी प्लेन पर होगी. जैसे मैं आपको डायग्राम वाइज दिखाता हूँ. ठीक है, चाहे ऑर्डिनरी लाइट हो, ऑर्डिनरी वाइट लाइट हो, चाहे मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, उसकी वाइब्रेशंस आपके डिफरेंट प्लेन्स में होती है. तो जब वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस या उनकी वेव्स अगर डिफरेंट प्लेन्स में होगी तो हम उसको कुछ ऐसा दिखाएंगे. ठीक है ना. इसका मतलब है ऐसे भी जा रही है, इस वाले प्लेन में भी जा रही है, पीछे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, दाएं भी जा रही है, हर प्लेन में जा रही है, हर पॉसिबल प्लेन्स में जा रही है. ठीक है ना. अगर मैं इन ऑसिलेशंस को, इन वेव्स को सिर्फ एक ही प्लेन में कन्वर्ट कर दूं, एक ही प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दूं, अब देखो सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेशंस हो रहे हैं. ठीक है ना. ऐसी लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. तो लिखो आप पहले इसके अंदर, नेक्स्ट लाइन से, वेदर इट इज अ ऑर्डिनरी लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट, whether it is a ordinary light or monochromatic light, it consists of waves having oscillations, or vibrations in all the planes. Whether it is a ordinary light or monochromatic light, it consists of waves having oscillations or vibrations in all the planes perpendicular to the line of propagation of light. देखो आप इसको दोबारा समझ लो. मान लो आपकी जो लाइट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी जो वेव्स की ऑसिलेशंस होगी, वेव की वाइब्रेशन होगी, ये आपकी प्रोपगेशन है. मतलब लाइट इस डायरेक्शन में प्रोपगेशन है, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकते हैं, 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 है ना. प्रोपगेशन ऑफ वेव होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपगेट कर रही होगी उसके परपेंडिकुलर होंगी वेव की ऑसिलेशंस या वाइब्रेशन. तो अगर आप उसको एक ही प्लेन में कन्वर्ट कर देते हो तो ऐसी लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक है, तो वो आपको मैंने लिखवा दिया है. Whether it is a ordinary light or monochromatic light, it consists of waves having oscillations or vibrations in all the planes perpendicular to the line of propagation of light. Next line से लिखो, if such a beam of light is passed through a Nicol prism, if such a beam of light passed through a Nicol prism, ब्रैकेट में लिख लो, मेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर
मेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर crystalline form of calcium carbonate, made from a particular crystalline form of calcium carbonate known as calcite. कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म होती है, इसको कैल्साइट बोला जाता है. मेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नोन एज कैल्साइट. ब्रैकेट क्लोज करो. द लाइट दैट कम्स आउट ऑफ द प्रिज्म, the light that comes out of the prism has oscillations or vibrations, only in one plane. ठीक है जी. तो नेक्स्ट लाइन से लिखो, a beam of light लिखो, a beam of light which has vibrations only in one plane. A beam of light which has vibrations only in one plane is called plane polarized light. ठीक है जी. देखो इधर, ये आपका निकोल प्रिज्म हो गया. ये मुझे बताओ, ये पोलराइज्ड लाइट है या अनपोलराइज्ड लाइट है? अनपोलराइज्ड है. तो इसके नीचे लिख रहा हूं अनपोलराइज्ड लाइट. आपने इसको निकोल प्रिज्म से पास कराया, आपकी ये किस में कन्वर्ट हो गई? पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो गई. अनपोलराइज्ड लाइट के अंदर वेव के जो ऑसिलेशंस होते हैं, जो वाइब्रेशंस होते हैं, सभी प्लेन्स में प्रेजेंट होते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव या प्रोपेगेशन ऑफ वेव. ठीक है. और प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं, वेव्स की ऑसिलेशन, वो सिर्फ एक ही प्लेन में होती है. तो ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है. इसको निकोल प्रिज्म से पास कराया और आपको क्या मिल गया? पोलराइज्ड लाइट. ठीक है. ड्रॉ कर लो फटाफट से और नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑप्टिकल एक्टिविटी, सेकेंड टर्म. इसके बाद हेडिंग डालो आप, ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक है जी. ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक है जी. तो आपको अनपोलराइज्ड लाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. निकोल प्रिज्म में पास करेंगे, क्या बनकर आ जाएगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट. प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो वेव्स की ऑसिलेशंस होते हैं और वाइब्रेशंस होते हैं, वो सिर्फ एक ही प्लेन में होती है. और अनपोलराइज्ड लाइट की वेव्स की वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस सभी प्लेन्स में एग्जिस्ट करती है. और प्लेन्स किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए? प्रोपेगेशन ऑफ अ वेव. जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपेगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए प्लेन्स आपके. अब सुनो, आपने ली एक ट्यूब ली आपने, अभी ड्रॉ मत करना. आपने एक ट्यूब ली, इस ट्यूब को बोलते हैं हम पोलैरीमीटर ट्यूब. इस ट्यूब को हम बोलते हैं पोलैरीमीटर ट्यूब. और पोलैरीमीटर ट्यूब के अंदर आपने एक सॉल्यूशन डाल दिया, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन. ठीक है ना. इस ट्यूब के अंदर है सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हो. ठीक है जी. ऑर्गेनिक कंपाउंड. आपने क्या करा, यहां से आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करा दी, मतलब ऐसे, जिसकी वाइब्रेशंस ऐसे इस वाले प्लेन पर है, जिसकी वाइब्रेशन. ठीक है.
ये आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करा दी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करा दी, ठीक है। और ये आपको पता ही है कि ये प्लेन पोलराइज्ड बनी कैसे होगी, जब आपने इसको निकोल प्रिज्म से पास करा होगा। ये आपकी हो गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ये कैसे प्रोड्यूस हुई होगी, जब आपने इसको निकोल प्रिज्म से पास करा होगा, ठीक है। यहां पे आपका कौन था, निकोल प्रिज्म था, यहां पे आपका निकोल प्रिज्म था, ठीक है जी। और यहां पे क्या था आपका, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है जी। अनपोलराइज्ड लाइट, निकोल प्रिज्म, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पोलैरिमीटर की ट्यूब ली, आपने पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर डाल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हो। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो वाइब्रेशंस हैं, जो ऑसिलेशंस है, इस वाले प्लेन पर है। तो कंपाउंड के अंदर से ये लाइट गई, पास कर गई, और जाके अगर रोटेट कर जाते इधर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं आपके सामने कंसिडर करूं, ये रही मेरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसकी वाइब्रेशन इस प्लेन में है, बीच में पोलैरिमीटर ट्यूब रख दी आपने, और पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हो। तो लाइट आपकी जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास कर जाएगी, तो या तो वो यहां मुड़ सकती है या वो यहां मुड़ सकती है। आपके हिसाब से अगर इधर मुड़ेगी तो राइट है, आपके लिए राइट है, और लेफ्ट है, ठीक है ना। तो अगर आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट कर जाती है इधर इन दी राइट और इन दी लेफ्ट, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लोग बोलोगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है, पहला पॉइंट। और अगर आपकी लाइट स्ट्रेट पास कर जाती है, रोटेट ही नहीं कर रही, आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट की वाइब्रेशन ऐसे थी, पास करा, अभी भी ऐसी है, यानी कि स्ट्रेट पास कर गई, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो लिखो आप इसके अंदर, substances which can rotate, substances which can rotate the plane of polarized light, which can rotate the plane of polarized light are called optically active substances, are called optically active substances, are called optically active substances। नेक्स्ट लाइन इसी के साथ लिख लो, एंड द प्रॉपर्टी, अच्छा चलो लिख लो, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, substances which can rotate the plane of polarized light are called optically active substances, and the property of a substance to rotate the plane of polarized light is called optical activity, is called optical activity, ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को ही रोटेट कर रहा है ना भाई। आपका पहले जो वाइब्रेशन था इस प्लेन पे था, ठीक है, पूरा प्लेन ही रोटेट कर दिया उसने, या तो इधर चला गया या इधर चला गया। तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन ही रोटेट कर देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, उन्हें हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और जो रोटेट नहीं कर पाते वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं, और जो रोटेट कर देते हैं उनको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो लिख लो पहले आप इसके अंदर, आपने क्या लिखा है, सच सब्सटेंसेज व्हिच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड optically active substances, and the property of substance to rotate the plane of polarized light is called optical activity। next line से लिखो, substances which can't rotate the, substances which can't rotate the plane of polarized light, substances which can't rotate the plane of polarized light are called optically inactive substances, optically inactive substances, ठीक है। इसे ड्रॉ कर लो, ये आपकी लाइट पास कर रही है, आपका ओरिजिनल प्लेन ये था, लेट्स से रोटेट कर गया, और रोटेट करके ये आ गया। कितना रोटेट करा उसको हमने अल्फ़ा मान लिया, कितना डिग्री से रोटेट करा उसको अल्फ़ा मान लिया।
ये आपका मूवेबल निकोल प्रिज्म फिर से रखा, मूवेबल निकोल प्रिज्म रखा फिर से, और यहां पे अपनी आंखें रख दी, आंखें। ठीक है, ड्रॉ करो। अब आगे देखो आप, देखो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है वो लाइट को रोटेट कर रहे हैं। तो दो पॉसिबिलिटी आपके सामने होनी चाहिए। मान लो ये आपके सामने लाइट का प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये रही, जिसके वाइब्रेशंस, वेव्स के वाइब्रेशंस, तो वेव के ऑसिलेशन ऐसे है आपके सामने है। अब या तो वो ऐसे रोटेट करेगी तो आपके लिए लेफ्ट है, या ऐसे रोटेट करेगी आपके लिए राइट है। तो अगर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट राइट में रोटेट हो जाती है तो इसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर लेफ्ट में रोटेट हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। तो लिखो आप, अ सब्सटेंस विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स राइट, अ सब्सटेंस विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स राइट, अ सब्सटेंस विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स राइट, ब्रैकेट में लिखो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अ सब्सटेंस विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स राइट, ब्रैकेट में लिख लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। स्पेलिंग ठीक से लिखना, डेक्स्ट्रो और फिर रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, and is represented by, ठीक है। अगर आप इसको प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इसको प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस। और अगर आप लेटर से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो स्मॉल डी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस और स्मॉल डी। नेक्स्ट लाइन से लिखो, अ सब्सटेंस विच rotate the plane of polarized light, a substance which rotates the plane of polarized light towards left, a substance which rotates the plane of polarized light towards left, ब्रैकेट में लिखो in the anti clockwise direction, anti clockwise direction इज नोन एज, क्या लिखवाया था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी, लीवो और रोटेटरी। ठीक है जी। उसके बाद लिखो एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय या तो माइनस, अगर प्लस माइनस यूज करना चाहते हो इधर माइनस, लेटर आपका स्मॉल, कैपिटल मत कर देना। कैपिटल डी कैपिटल एल तो आपकी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताता है, और आई थिंक नहीं, ये आपके लिए नया है। कैपिटल डी मत लिख देना गलती से, कैपिटल एल मत लिख देना गलती से। कैपिटल डी और कैपिटल एल, कैपिटल डी और कैपिटल एल रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। बायोमोलिक्यूल्स है ना हमारे पास, उसमें देखेंगे क्या होता है ये। स्मॉल डी और स्मॉल एल आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी बताता है। ठीक है जी। तो सुनो आप, अगर लाइट राइट में जा रही है तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में जा रही हो तो लीवो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस साइन से या स्मॉल डी, लीवो रोटेटरी को माइनस साइन से या स्मॉल एल, और इन दोनों को कलेक्टिवली ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लाइन से लिखो, such plus and minus isomers, such plus and minus isomers of an optical active compound, such plus and minus of an optical active compound are called optical isomers. Such plus and minus isomers of an optical active compound are called optical isomers.
एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन देखा, फिर अलाइलिक कार्बोकेटाइन और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी, और हमने कंक्लूड कर लिया कि अलाइलिक कार्बोकेटाइन और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन ज़्यादा होती है, किससे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से। उसके बाद हमने देखा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑर्डिनरी वाइट लाइट की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो सभी प्लेन्स में एग्जिस्ट करती है, वेव्स की वाइब्रेशंस या वेव्स की ऑसिलेशन सभी प्लेन्स में एग्जिस्ट करती है। अगर आप उन सभी वेव्स की वाइब्रेशंस को या ऑसिलेशन को सिर्फ एक ही प्लेन में ले आओ तो उसे हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ऑर्डिनरी वाइट लाइट जो होती है उसमें मल्टीपल वेवलेंथ होती है, एक से ज़्यादा वेवलेंथ होती है, और मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ ऐसी लाइट होती है जिसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ होती है। तो ऑर्डिनरी वाइट लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कैसे कन्वर्ट करोगे? निकोल प्रिज्म से पास करके। तो ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट, ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात करी। अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइट के प्लेन को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को राइट में या लेफ्ट में रोटेट करवा देता है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और लाइट अगर स्ट्रेट ही पास कर जाती है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अगर लाइट राइट में रोटेट करती है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट में रोटेट करती है तो लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो के लिए क्या साइन बताया? प्लस या स्मॉल डी, और लीवो के लिए क्या साइन बताया? माइनस या स्मॉल एल, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।